फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक नए सेशन के साथ जुड़ रहे हैं जो लाइट चैप्टर से 2021 और 22 में पूछे गए प्रीवियस प्रश्न ही लेके आए हैं। आप जो कैंडिडेट एलपी टेक्नीशियन आरपीएफ के साथ साथ जेई का जिनका पेपर है वो फास्ट रिवीजन यहाँ से कर सकते हैं। ईरा में प्रीवियस पेपर का ही हम जिक्र करेंगे और उसके साथ फैक्ट भी बताते जाएंगे। अगर इसके पीडीएफ के लिए बात करिएगा तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज हम लाइट चैप्टर उठाए हैं और सारा लाइट का हम देख लेंगे प्रीवियस पेपर का। उसी तरीक़ा से चैप्टर वाइज रिवीजन फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि प्रकथनों में से कौन सा सही है। कथनों में से कौन सा सही है, इसमें सही आपको चुनना है। बोला कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति दूरदृष्टि दोष देख सकता है। आपको हम पहले ही कंसेप्ट बता देते हैं कि एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और एक होता है दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष होता है। आपको बता देते हैं कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखेगा, दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। निकट की वस्तु दिखेगा, निकट की वस्तु दिखेगा और दूर की वस्तु नहीं दिखेगा, दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखता है, दूर की वस्तु दिखता है और निकट की वस्तु नहीं दिखता है, निकट की वस्तु नहीं दिखता है। तो इसमें अब देखिएगा, और निकट दृष्टि के दोष के उपचार में हम करते हैं अवतल लेंस का उपयोग, अवतल लेंस, और दूरदृष्टि देश में हम उपचार करते हैं उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का हम उपयोग करते हैं। आपको हम बता देते हैं कि जिसका वर्ड छोटा बड़ा रहेगा, जैसे कि देखिए इसका 3 है तो 3 के लिए 4 उपचार होगा। तो इसका हम कह सकते हैं कि 3 है तो उपचार में 1 2 3 4, तो उपचार उसका बड़ा लीजिएगा। फिर यहाँ देखिए तो 1 2 2 है तो यहाँ उपचार में 1 2 3, यहाँ 3, तो 2 का 3 और 3 का 4, हमेशा उपचार होता है जो बड़े होता है। अब यहाँ प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। हम बताएं क्या कि निकट के दूर का कहाँ से दिखेगा, निकट को उसको स्पष्ट दिख रहा है लेकिन दूर में प्रॉब्लम है तो ये गलत हो जाएगा। फिर बोला दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति पास के वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। दीर्घ दृष्टि वाले वस्तु को दूर की वस्तु दिखता है और पास की वस्तु नहीं दिखता है। यहाँ बोल रहा है कि पास की वस्तुओं को देख सकता है, पास की वस्तुओं को देख सकता है, तो ये भी गलत हो गया। फिर तीसरा ऑप्शन पर चलिएगा। तीसरा ऑप्शन में बोला गया है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ये सही है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति पास की वस्तु देख सकता है, दूर की वस्तु नहीं देख सकता है। तो ये सही बोला है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, दोस्त बता देते हैं कि हाँ 33 से इसलिए हम शुरू रखे हैं कि 33 से पहले कुछ प्रश्न है जो प्रीवियस पेपर से नहीं उठाया गया था और यहाँ हम प्रीवियस पेपर से ही आपको करवाएंगे। ज़्यादातर आपको प्रीवियस पेपर 21-22 से जो रेलवे में पूछा है उसका हम चैप्टर वाइज सेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी प्रघटना सम्मिलित होती है। इंद्रधनुष बनने में कौन सी घटनाएं होती है। तो आपको हम इंद्रधनुष का बताते हैं कि मानते हैं कि इंद्रधनुष में मानते हैं कि जल का बूंद है और यहाँ से प्रकाश अगर पड़ती है तो प्रकाश क्या होता है, तो बिखर जाता है। प्रकाश 7 रंगों में इस तरीक़ा से बिखर जाता है, ठीक है, 3 6 और 1 7 में। हम बताते हैं कि यहाँ से जो प्रकाश गया तो यहाँ से यहाँ पार होता है, वो क्या कहलाता है, वो अपवर्तन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। तो ये हो गया एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना। फिर यहाँ से जो वापस लौट गया वापस, वो कहलाता है प्रवर्तन। क्या कहलाता है, प्रवर्तन कहलाता है। और उसी माध्यम में या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी कह सकते हैं या आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ लेता है आंतरिक परिवर्तन, ये हो गया आंतरिक परिवर्तन। और ये सारी घटनाएं जो मेन घटना घटा इतना, इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो हम क्या बोले कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश किया तो क्या कहलाया, अपवर्तन कहलाया। फिर ये बताइए उसी माध्यम में वापस फिर लौट गया तो इसको हम आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। और जो सारे घटनाएं जो बिखरा, ये प्रिज्म का बनना मतलब इंद्रधनुष का बनना, उसका क्या कहलाता है, तो वो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप ऑप्शन में बोला है कि प्रवर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण, इसको रहने दीजिए, जो सटीक है वो आंसर
ढूंढना है आपको। अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परिवर्तन। अगर आंतरिक परिवर्तन ऑप्शन में नहीं देता तब आप बी पर टिक आउट कर सकते थे, क्योंकि अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन वहां भी देखने को मिला है। लेकिन आपको आंतरिक परिवर्तन, अतिपूर्ण आंतरिक परिवर्तन से पहले देना है किसको दर्जा, तो आंतरिक परिवर्तन को देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि अपवर्तन होगा, विक्षेपण होगा और आंतरिक परिवर्तन। दोस्त हम बताते हैं कि आंतरिक अपवर्तन अगर नहीं रहता, कहा कि अंदर में अपवर्तन हुआ है, तो आंतरिक नहीं रहता तब आप बी के साथ जा सकते थे, लेकिन यहाँ आंतरिक परिवर्तन दे दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न भी प्रिज्म से ही दिया गया है। बोला है कि कोई प्रिज्म एबीसी, कोई प्रिज्म ए बी सी और आधार बी सी को माना है और विभिन्न विन्यासों में रखा जाता है, विभिन्न विन्यासों में रखा जाता है, विभिन्न विन्यासों में रखा जाता है। तो श्वेत प्रकाश का कोई भी पतला प्रकाश पुंज चित्र में दर्शाए के अनुसार इस प्रिज्म पर आपतित होती है। तो नीचे दिए गए उपकरण में प्रकाश का विक्षेपण के बाद शीर्ष का तीसरा वर्ण विकेशन का होगा। दोस्त बता देते हैं कि इसमें कुछ एनसीईआरटी का 4 से 5 प्रश्न ही आपको देखने को मिलेगा, बाद बाकी सब प्रीवियस आगे हम लेके चलेंगे। अब देखिएगा ये प्रिज्म के बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे ये बताइए कि प्रिज्म का जो घटना होता है वो इस तरीका से होता है। अगर मानते हैं कि कोई प्रकाश यहाँ प्रिज्म पर टकराती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। अब 7 रंगों में जो विभक्त हुआ तो इस तरीका से साइन बनेगा। अगर इसी को अगर उलट दीजिएगा कि नहीं, आप ऊपर बेस बनाते हो इस तरीका से बनाइएगा, तो इस पर होगा कि इस तरीका से आपको जाएगा साइन और इस तरीका से विभक्त होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा है कि बताइए कि कौन सा इसमें फिगर है जो सूटेबल है। अब देखिएगा, ये बताइए बीसी तो ठीक बनाया है कि इस जो फिगर जा रहा है और आपको बोला है कि उलट के बनाना है। जो प्रिज्म दर्शाया, प्रिज्म के आपतित नीचे दिए गए प्रश्न में विक्षेपण के बाद शीर्ष तीसरा वर्ण प्रकाश का क्या बोलता है, तो बीसी को मानना है। तो देखिएगा इसमें सटीक आंसर कौन सा होगा। इस प्रश्न देखिएगा तो इसमें तो कोई जवाब ऐसा नहीं है, इसमें भी बीसी को बेस नहीं बनाया गया है। और इसमें देखिएगा तो इसमें और इसमें देखिएगा, इसमें और इसमें आंसर क्या है, ए और बी का अगर बात करिएगा कि ए और बी में क्या अंतर है, तो क्या अंतर है, तो देखिएगा कि उलट के जब प्रिज्म बनाया गया है तो इस सही आया है कि यहाँ से यहाँ आवेगा और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, तो इस तरीका से फैलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बताइए कि इस सीधा प्रिज्म दे दिया है और वहाँ उल्टा प्रिज्म का भी बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका बी आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा इसमें कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि दोपहर के समय बोला है दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, क्यों? तो दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है प्रकाश के न्यूनतम परिवर्तन के कारण। आपको हम बताते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन जो न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण होता है। तो जो प्रकीर्णन होता है, जैसे मानते हैं प्रिज्म से अगर प्रकाश दीजिएगा तो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। तो जब न्यूनतम प्रकीर्णन होता है ना तो श्वेत दिखाई देता है। प्रकीर्णन का मतलब ही होना प्रकाश का क्षय होना। और ये बताइए जब प्रकाश का क्षय होगा ही तो श्वेत का श्वेत ही रह जाएगा। तो इसका कारण क्या है कि प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होना, इसका न्यूनतम प्रकीर्णन होना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रकाश का न्यूनतम परिवर्तन अति प्रकीर्णन होना। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है। गहरे समुद्र में जल का रंग होता है जो नीला क्यों दिखाई देता है। तो बोला है कि जल सवाल की उपस्थिति के कारण, ऐसा सवाल का कोई मेथड नहीं होता है। जल में प्रकाश का प्रवर्तन होता है, ये भी नहीं होता है। फिर प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण तो ये सही होता है। आपको ये लॉजिक हम बताते हैं कि कैसे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ये बताइए कि जब ये मानते हैं कि प्रिज्म है और ये प्रिज्म है तो यहाँ से जब प्रकाश गुजारिएगा, यहाँ से प्रकाश गुजारिएगा तो प्रकाश जाएगा तो इस 7 रंगों में विभक्त होगा। 7 रंगों में विभक्त होता है, 7 रंगों में विभक्त होता है। अब 7 रंगों में विभक्त होने के बाद आपको बताते हैं कि बनाता है बे अ नी ह पी ना ला, बे अ नी ह पी ना ला। और नीचे हम बता देते हैं, आपको थोड़ा छोटा पड़ जाता है दोस्त, समझिएगा बात को, समझाना चाहते हैं हम क्या जी। देखिएगा कोई भी प्रकाश किरण यहाँ से हम भेजें, इस 7 रंगों में विभक्त होगा, 7 रंगों में विभक्त होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 3 6 और 1 7 होगा, 7 रंगों में हम विभक्त करवा दिए। हम बताते हैं आपको, यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से रो जी बी आई रो जी, रो एक सेकंड, रो जी
जी बी आई भी। हम बताते हैं वायलेट हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया, अभी रो येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, इंडिगो हो गया, वायलेट हो गया। हिंदी में आपको बता देते ये होता है बै आनी है, बै आ नी ह पी ना ला। सजा लीजिएगा इस तरीक़ा से, ये हो गया बैगनी, ये हो गया लाल अति आसमानी, ये हो गया नीला, ये हो गया हरा, ये हो गया पीला, ये हो गया नारंगी और ये हो गया लाल। अब यहाँ समझिएगा इसका नीला क्यों होता है ये बताइए। जब कोई भी प्रकाश गुजरता है उस सूर्य से आने वाली किरणें जब प्रिज्म से टकराता है तो 7 रंगों में विभक्त होता है। अब 7 रंगों में विभक्त होता है तो ये जो 2 किरणों है जिसका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम विचलन बोलते हैं, तो विचलन बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण ये रास्ते में भटक जाता है, मतलब रास्ते में समाप्त हो जाता है। और तब असर किसका ज़्यादा रह जाता है तो नीला का असर रह जाता है। इस कारण देखिए कि वायुमंडल से जो भी किरणें आती है सूर्य से जब समुद्र के तल पर टकराता है तो समुद्र का कलर भी नीला प्रतीत होता है, इसलिए क्योंकि बैगनी के और आसमानी का रंग वहां क्या हो जाता है बहुत ज्यादा बिखर जाता है। और उसके बाद बचता किसका प्रभाव है तो नीला का प्रभाव बचता है। तो यही आपसे सवाल में भी पूछा गया है, ये याद रखिएगा। बोला कि गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है। स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत क्यों होता है तो स्वच्छ प्रकाश नीला प्रतीत जो होता है वो प्रतीत होता है, बताते हैं नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है, ये नहीं होगा। परावैंगनी विकिरण वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है, ये भी सही नहीं है। बोलता वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैगनी और नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। यही हम पिछले प्रश्न में भी समझाए थे। हम क्या बोले कि प्रकाश के प्रकीर्णन जो प्रिज्म से जब गुजारिएगा तो 7 रंगों में विभक्त होगा तो उसका प्रकीर्णन विचलन अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम बताते हैं यहाँ समझ सकते हैं, हम बोले कि जैसे क्या हम लिए प्रिज्म लिए, अगर हम ये प्रिज्म लेते हैं तो ये प्रिज्म का अगर हम बात करिएगा तो प्रिज्म में से 7 रंग विभक्त होगा, 7 रंग विभक्त होगा। अब 7 रंग इस तरीक़ा से विभक्त होगा 3, 6 और 1, 7। तो आपको हम बता देते हैं कि सीरीज में जब ऊपर जाइएगा तो आपको पता है कि बै आनी पी नाला होता है, रो जी बी आई भी, बैठा लीजिएगा इसी क्रम में रहेगा, रो जी बी आई भी। ऊपर जाइएगा तो तरंगदैर्घ्य और चाल बढ़ता है और बाद बाकी सब घटता है। तो बाद बाकी में क्या हो जाएगा तो जैसे बाद बाकी में हो जाएगा विचलन, क्या हो जाएगा तो प्रकीर्णन हो जाएगा, प्रकीर्णन क्या हो जाएगा तो अपवर्तनांक हो जाएगा। तो ये सब होता है जो बढ़ता है। अगर ऊपर से नीचे आइएगा तो ये बढ़ेगा विचलन, प्रकीर्णन और क्या बोलते हैं अपवर्तनांक बढ़ेगा और तरंगदैर्घ्य और चाल घटेगा। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया है, ये देखिए बोला है कि स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत क्यों होता है। अब देखिए नीला प्रतीत क्यों होता है तो वायुमंडल के द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैगनी और तथा नीला का प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन होता है। अधिक प्रकीर्णन मतलब बहुत ज़्यादा क्षय होने के कारण किसका प्रभाव रह जाता है तो नीला का प्रभाव रह जाता है, इसी के लिए वो नीला प्रतीत होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि वायुमंडल के द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैगनी तथा नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित हो जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, दोस्त टाइम थोड़ा लगेगा कि हम कंसेप्ट के साथ भी हम बताते जा रहे हैं। बोलता है ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं तो इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है। तो क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण क्या होता है, अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण क्या होता है तो समझिएगा। बोला है कि धुआं और कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है, सर्वाधिक प्रकीर्णित नहीं होता है। धुआं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है तो न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, ये सही है। अब कहिएगा ये कैसे सही हुआ, आपको हम बताएं। अब ये कंसेप्ट के जैसे प्रिज्म ले लिए और प्रिज्म में से प्रकाश की लाइट जब गुजारिएगा कि 7 रंगों में विभक्त होगा, 7 रंगों में विभक्त होगा। अगर ये बताइए ऊपर जाइएगा तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका है, लाल का है। और लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो उसका प्रकीर्णन तो न्यूनतम होगा। जिससे तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है लाल का तो प्रकीर्णन कम होगा, और प्रकीर्णन कम होगा मतलब प्रकाश का क्षय कम होगा, और प्रकाश का क्षय कम होगा तो फिर लाल वर्णक होते हुए इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है। जिस प्रकाश का क्षय कम होता है ना तो आसानी से देखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बोला है कि धुएं तथा कोहरे का न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण लाल वर्णक होते हुए आसानी से देखा जा सकता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है,
कलर चेंज कर लेते हैं, एक बार देखिएगा। बोला है कि वायु में श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों के प्रकाश के फैलने के संबंध में कौन सा प्रकथन सही है। वायु में श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों के प्रकाश के फैलने के संबंध में कौन सा प्रकथन सही है। तो देखिएगा, फैलने की बात करिएगा तो लाल प्रकाश सर्वाधिक गति से गमन करता है, हरे प्रकाश तुलना में नीला प्रकाश तीव्र गति से गमन करता है, श्वेत प्रकाश सभी वर्ण समान चाल से गमन करता है, और पीला प्रकाश लाल और बैंगनी में मध्य चाल से गमन करता है। समझिएगा, यहाँ दो ऑप्शन में आप फंसिएगा। कैसे फंसिएगा कि लाल प्रकाश का सर्वाधिक गति का गमन होता है। हम आपको बताए होंगे कि तरंगदैर्घ्य और चाल बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, केंद्रित करिएगा कि श्वेत बोला है तो श्वेत प्रकाश को स्पीड को नगण्य मान लिया जाता है, स्पीड को नगण्य मान लिया जाता है। और इस केस में यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण समान चाल से गमन करता है, श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण समान चाल से गमन करता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तब आप इसके साथ लगा सकते थे, सेकंड आंसर यहाँ लगा सकते थे, क्योंकि ये ऑप्शन दिया हुआ है, इस कारण गति इसका नहीं होगा। काहे कि वहाँ मतलब ऐसा अनुभव किया जाता है कि जब श्वेत प्रकाश जाता है तो स्पीड को नगण्य मान के बराबर मान लिया जाता है कि सभी रंग का स्पीड है, चाल है जो समान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है, बोला है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप प्रतीत होना किस घटना के कारण है। जब लाल दिखे या दिखिएगा सिग्नल वगैरह में लाल उपयोग होता है, सब प्रकीर्णन के कारण का उपयोग होता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप मतलब लाल दिखा प्रतीत होता है। तो किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि कोई भी व्यक्ति 2 मीटर बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है जो 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष को संशोधन उस लेंस के उपयोग द्वारा किया जा सकता है जिसकी क्षमता, देखिए समझिएगा, बोला कि कोई व्यक्ति 2 सेंटीमीटर अधिक दूरी नहीं देख सकता है। कितना? 2 मीटर अधिक दूरी नहीं देख सकता है। अब ये बताइए कि 2 मीटर से अधिक दूरी नहीं देख सकता है तो उसका कौन सा दोष हुआ वो पहले पकड़िए। अब ये बताइए कि इसको दूर की वस्तु नहीं दिख रहा, एक मतलब इसका होइल कौन सा? तो निकट दृष्टि दोष होइल है, निकट दृष्टि दोष होइल है। और आपको पता है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखता है, दूर की वस्तु नहीं दिखता है। मतलब 2 मीटर तक दिखेगा, 2 मीटर से जैसी प्लस होगा वो नहीं दिखेगा। तो इसके उपचार में कौन सा लेंस लगाइएगा? तो अवतल लेंस लगाइएगा, अवतल लेंस लगाइएगा, अवतल लेंस लगाइएगा। एक सेकंड, अवतल लेंस लगाइएगा। कौन सा लेंस लगाइएगा? तो अवतल लेंस लगाइएगा। ये बताइए कि आपका 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, तो इसका कौन सा लेंस? ये बताइए 2 मीटर तक फोकस कितना दिया है? 2 मीटर। लेकिन ये बताइए कि अवतल लेंस रहने की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा, अवतल लेंस रहने की वजह से क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसका शक्ति निकाल सकते हैं। शक्ति के लिए बता देते हैं कि P बराबर 1/f होता है, कब? जब मीटर में रहता है। और P बराबर एक और होता है 100/f, कब होता है? जब सेंटीमीटर में होता है। तब लगा लीजिए यहाँ से P बराबर, ये बताइए कि मीटर में दिया है तो 1/f लगेगा, तो 1, और f की जगह पर कितना दिया है? तो f की जगह पर 2 दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि P। अब ये बताइए f तो नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको, तो f बराबर कितना हो जाएगा? तो -0.5 डायोप्टर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा P बराबर 0.5 डायोप्टर। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई है कि एक द्रव में डुबोया जाता है, तो द्रव के दर्पण की फोकल लंबाई क्या होगी? बोला कि एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकल लंबाई है, मतलब कि फोकस कितना है? तो f है। फोकस लंबाई क्या है? तो उत्तल दर्पण का कौन सा है? तो उत्तल दर्पण का फोकस लंबाई f है। और बोला है कि इसको एक द्रव में डुबाया जाता है, जिसे मानते हैं कि एक द्रव हम ले लिए और इस द्रव में डुबाया जाता है, इस द्रव में डुबाया जाता है, तो द्रव में फोकस लंबाई क्या होगी? द्रव में फोकस लंबाई क्या होगी? तो आपको हम बता देते हैं कि दर्पण जब फोकस को द्रव में डुबाइएगा तो इसका कोई भी फोकस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब ये अपरिवर्तित रह जाता है। तो इसका फोकस जो पहले f था वही अभी भी f ही रह जाता है, फोकस में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि सर्च लाइट में, बोला है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा होता है? तो सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चाहे तो सर्च लाइट में बोल दे या आपको बोल दे कि डॉक्टरी बरा में किस में प्रयोग करते हैं, तो डॉक्टरी में बोल दे, तो वो भी सर्च लाइट का अवतल दर्पण का। तो ये बताइए सर्च लाइट हो गया,
डॉक्टरी लाइन में हो गया। फिर बोलेगा कि बताइए कि दाढ़ी बनाने में। फिर आपको बोल देगा कि हेड लाइट में। फिर बोल देगा टॉर्च में कौन सा उपयोग करते हैं, तो टॉर्च में भी इसी का। फिर बोलेगा सर्च लाइट में किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। एक सिंगल आप याद रखिएगा उत्तल दर्पण के बारे में कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है एक जगह जिसको हम बोलते हैं साइड मिरर में हम उपयोग करते हैं किसका, तो साइड मिरर में प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। अगर समतल दर्पण का बात करिएगा तो पेरिस्कोप देखे होंगे, तो पेरिस्कोप में उपयोग करते हैं। और पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण का उपयोग होता है। 2 समतल दर्पण और कितना डिग्री के कोण पर होना चाहिए, तो 45 डिग्री के कोण पर होना चाहिए। और 2 समतल दर्पण का उपयोग होता है पेरिस्कोप में। ये बताइए समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो ये बनाता है एक सेकंड, काल्पनिक सीधा और बराबर, काल्पनिक सीधा और बराबर प्रतिबिंब बनाता है कौन सा, तो समतल दर्पण। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होगी, तो ये बताइए। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण ए से हो गया, और ये हो गया अवतल दर्पण। ये हो गया पोल, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल। इसको क्या हम बोलते हैं, फोकस। और इसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ सेंटर बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और ये क्या हो गया, अनंत हो गया। अब बोला 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। ये बताइए वक्रता त्रिज्या होता है यहाँ से यहाँ तक, जो देख रहे हैं ये हो गया वक्रता त्रिज्या। ये कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। एक अवतल दर्पण तो फोकस दूरी क्या होता है, तो फोकस दूरी होता है F बराबर R/2। यहाँ जो F है वो R/2 मतलब दोनों आधा आधा होता है। तो ये बताइए F बराबर R कितना दिया है, 20/2 करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे। फिर आपको हम बता देते क्लियर में। जैसे ये बताइए कि R बराबर होता है F/2, F बराबर जो होता है वो F बराबर होता है R/2। ये बताइए F R कितना दिया है, तो 20 सेंटीमीटर, और बाई 2 करिएगा तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोस्त हम बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर उलझाने वाला चैप्टर है तो उलझाने वाला चैप्टर लाइट चैप्टर से ग्रुप डी में पेपर दिखेगा प्रीवियस का उठा के, आपको हम प्रीवियस ही करवा रहे हैं। देखिएगा जितना भी ये 2018 में LP का प्रश्न है, देखिएगा इसके जाकर किताब का उठाया हूँ तो इसका 2018 में प्रीवियस का है। आप 2022 का पेपर उठा के देखिएगा तो ग्रुप डी का सबसे ज़्यादा अगर लाइट चैप्टर पूछा गया है ग्रुप डी में। उसी तरीका से एक हीट चैप्टर भी है जो लोको पायलट में LP में अहम भूमिका निभाता है, कौन, तो लोकोपाती, कौन, तो हीट चैप्टर। तो आप हीट चैप्टर, लाइट चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और कुछ और चैप्टरें हैं उसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो जो भी हम चैप्टर वाइज ला रहे हैं उस सेशन देखते रहिए और फैक्ट भी हम बताते रहेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगले प्रश्न में चलिएगा। इस प्रश्न में बोला है कि जब वस्तु को ध्रुव पर P और फोकस F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति क्या होगी। ये बताइए। हम ले लिए ये अवतल दर्पण है, जैसे जैसे बोलेगा उस तरीका से बनाते जाइएगा। ये अवतल दर्पण हो गया। ये बताइए कि ये जो लिए ये हो गया कौन सा, तो पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर। अब बोला है कि अगर हम जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो ये बताइए ये ध्रुव हो गया और ये फोकस हुआ। वस्तु को हम यहाँ रखे हैं, वस्तु को अगर हम यहाँ रखते हैं तो छवि की स्थिति क्या होगी। आपको हम बता देते हैं कि जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में रहता है तो उसका जो छवि देखने को मिलेगा वो छवि देखने को मिलेगा C से परे देखने को मिलेगा। यहाँ आपको छवि बनेगा, ये अनंत होता है तो इसके बीच में देखने को मिलेगा। अच्छा सॉरी माफ करिएगा, ये फोकस और पोल के बीच में रखा है तो इसका बाहर बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा, तो दर्पण के पीछे बन जाता है, दर्पण के पीछे। अगर इसका कंसेप्ट का बात करेगा तो हम पूरा कंसेप्ट है इसको बता देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिएगा इसे अगर हम बात करते हैं कि जैसे मानते हैं अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का अगर बात करिएगा तो ये अवतल दर्पण ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया। इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं पोल, इसको हम बोलते हैं फोकस और इसको हम बोलते हैं सेंटर और इसको हम बोलते हैं अनंत। समझिएगा। अगर हम मानते हैं कि अगर वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, 1 नंबर देते हैं तो इसका बनेगा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा फोकस पर। तो फोकस पर 1 दे दिए। अगर हम रखते हैं अनंत और सेंटर के बीच में यहाँ रखते हैं तो ये 2 हो गया तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा 2। फिर अगर सेंटर पर रख दिए 3 तो सेंटर पर प्रतिबिंब बनेगा। अगर सेंटर और फोकस के बीच में रखें 4 तो इसका प्रतिबिंब बनेगा सेंटर और अनंत के बीच में 4। अगर हम मानते फोकस और फोकस पर रख देते हैं तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। अगर फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो ये बताइए 5 हुआ था तो यहाँ 5 हुआ था। अगर फोकस
और पोल के बीच में 6 रखते हैं तो ये बन जाता है बाहर 6। ये याद रखिएगा। अगर हम न्यूमेरिकल का भी प्रश्न लाने के प्रयास कर रहे हैं, वहाँ हम बहुत एक्सप्लेन में कहा कि वहाँ जगह रहेगा, स्पेस रहेगा, वहाँ हम समझाने के प्रयास करेंगे। कहा कि यहाँ स्पेस न रहने के कारण आपको गिजबिज भी नजर आ रहा होगा, तो समझिएगा। अगर आपको पढ़ा होगा तो आप समझ जाइएगा। तो ये बताइए कहाँ बोला है? बोला है कि फोकस और पोल के बीच में रखा है, तो ये दर्पण के इसका पीछे प्रतिबिंब बन जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है, तो पेन दाएं हाथ में है, तो यह निम्न में से किस घटना के कारण होता है? बोला है कि अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है, तो पेन दाएं हाथ में है, तो यह निम्न घटना होता है पार्श्व व्युत्क्रम के कारण। पार्श्व व्युत्क्रम के कारण क्या होता है? तो उल्टा बन जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है, तो यह किस दिशा में मुड़ती है? आपको हम यहाँ कंसेप्ट बताते हैं कि मानते हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। सघन मानते हैं, ये सघन हो गया और ये विरल हो गया, ये सघन और विरल हो गया। अगर मानते हैं कोई किरणें यहाँ से सघन से आया और विरल में पहुँचता है, तो विरल में वो अभिलंब की ओर सट जाता है, अभिलंब की ओर सट जाता है। एक फिगर और हम बताते हैं आपको कि मानते हैं कि एक फिगर ये ले लिए, एक सेकंड, ये फिगर ए ले लिए और इसको हम विरल मानते हैं और इसको हम सघन मानते हैं। तो अगर यहाँ से प्रकाश अगर भेजिएगा तो एक सेकंड, हाँ ठीक है, यहाँ से प्रकाश भेजिएगा तो सघन है। फिर से समझाते हैं आपको, उल्टा हो गया है। ये बताइए कि ये लिए, तो ये बताइए कि ये क्या बोला है? प्रश्न बोला सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो ये बताइए ये सघन हो गया और यहाँ हम लेते हैं विरल माध्यम। ये बताइए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है, अभिलंब से दूर भागता है। और वही अगर यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ हम ले लेते हैं विरल और यहाँ लेते हैं हम सघन। यहाँ क्या लेते हैं? तो यहाँ हम सघन लेते हैं, यहाँ हम ले लिए सघन। तो यहाँ से प्रकाश जब आवेगा और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो यह अभिलंब की ओर सट जाएगा। अब प्रश्न पढ़िए, आपको बन जाएगा। बोला कि जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, यात्रा करता है, तो किस घटना होती है? तो ये बताइए सघन से विरल में जा रहा है, तो एक घटना किसमें देखने को मिलेगा? आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, सघन से विरल में जा रहे हैं। तो बोला कि अभिलंब की ओर तथा धीमा हो जाता है। ये बताइए इसमें अभिलंब की ओर थोड़ी सटाई, दूर भागा है, तो ये गलत हो जाएगा। बोला अभिलंब से दूर और गति बढ़ जाता है, तो ये सही है कि अभिलंब से दूर जाएगा और गति बढ़ जाएगा। अभिलंब से दूर जाएगा और गति बढ़ जाएगा। देखिएगा ऊपर से आवेगा तो देखिए अभिलंब से दूर भाग रहा है कि ना है, और इसका गति भी बढ़ जाएगा। आपको बताते हैं कि सघन होता है जो घने घने होता है और विरल होता है जो मतलब साफा दम हो जा रहा था, कोई भी उसका रुकाव नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा घने से दूर जाइएगा तो विरल में जाइएगा तो इसका स्पीड भी बढ़ जाएगा और अभिलंब से भी दूर भागेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि गोलाकार दर्पण, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र की क्या कहा जाता है? गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पोल। अब यहाँ फंसिएगा कैसे, ये बताइए कि आपसे बोला प्रतिबिंबित सतह के। हम यहाँ 2 पॉइंट आपको बताएंगे, याद रखिएगा। आपको पता है कि एलपी में ही प्रश्न बना है। जैसे ये बताइए कि एक गोलीय दर्पण हो गया, गोलीय दर्पण हुआ, और ये गोलीय दर्पण का अगर बात करेगा तो ये होता है पोल। एक सेकंड, ये होता है पोल। अगर हम बात करते हैं, रुक जाइएगा दोस्त, ये बताइए ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर, सेंटर से पोल मिला दिए। अगर आपको प्रश्न में बोला है कि बताइए एक गोलाकार दर्पण के पृष्ठीय सतह पर केंद्र को क्या कहा जाता है? पृष्ठीय सतह के केंद्र पर बोलेगा, ये पृष्ठीय सतह हो गया जो घेर रहे हैं, जो ये पृष्ठीय सतह के केंद्र पर केंद्र पूछेगा तो पोल होता है। पृष्ठीय सतह के केंद्र बोलेगा तो पोल होगा। और अगर पूछेगा कि बताइए कि गोलाकार दर्पण के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र शब्द को समझिएगा, शब्द घुमाया है। यहाँ बोला है कि प्रतिबिंबित सतह का केंद्र, सतह का बोला है, बीच का नहीं बोला, सतह के बोला है, तो ये पोल का बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा कौन? ध्रुव। कौन सा हो जाएगा? तो ध्रुव होगा। लेकिन यही पूछता कि बताइए गोलीय दर्पण में केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण में केंद्र सीधे बोल दिया, गोलीय दर्पण में केंद्र को क्या कहते हैं? तो उसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ या पृष्ठीय सतह को, पृष्ठीय सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? तो उसको हम पोल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि कौन सा एक गैर चमकदार वस्तु है, गैर चमकदार वस्तु है जिसका कोई भी अपना रोशनी ना हो, वो कौन सा है? तो चांद है। बाकी जुगनू है, जलती हुई है, ये भी है। कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि एक आपतित किरण, अगर हम बात करते हैं
कि एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा? समझिएगा, यहाँ बस बताते हैं आपको। जैसे ये बताइए कि ये समतल दर्पण हम ले लिए, ये समतल दर्पण ले लिए, और यहाँ से कोई किरणें आपतित हुआ यहाँ, और यहाँ से फिर किरणें परावर्तित हो गया। तो ये बताइए समतल दर्पण के साथ कोण कितना बना रहा है? तो 20 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और यहाँ डालते हैं हम अभिलंब, ठीक है। तो ये हो गया, जो ये घेर रहे हैं ये हो गया आपतन कोण, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। और ये जो लाइन खींचे हैं ना, इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। तो आपसे प्रश्न में बोला है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के कितना होगा? तो बताइए, ये 20 जब बनाता है ना, तो ये बताइए कि ये 20 बनाएगा तो ये कितना बना लेगा? तो ये बना देगा 70। एक सेकंड ले लेते हैं कलर दूसरा। ये बताइए, ये 20 बनाया तो ये कितना बना देगा? 70। और ये कितना बना देगा? 70। काहे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आप पढ़े होंगे कि आई बराबर साइन आर भी पढ़े होंगे, तो एंगल आई बराबर मतलब आपतन कोण आर के बराबर होता है। तो ये हो गया। तो ये बताइए कि ये भी 70 हो गया, तो ये क्या हो गया? 20। तो आपसे ए वाला और ए वाला पूछा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण बताइए तो कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। हड़बड़ में 140 ना मारिएगा, कहा कि आपतित बोला, अगर आपतन कोण और परावर्तन कोण बोलता तब 140 आप मार सकते थे, लेकिन बोला कुछ आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला कि पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू का गिलास के बगल में देखने पर इसका वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत हो, बड़ा छोटा टेढ़ा मेढ़ा जो भी रहे, सीधे आंख मूंद के मारिएगा कौन सा? तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, जो अपना वास्तविक से क्या होता है? सतह से मुड़ जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा कैसा बनेगा? तो ये बताइए कि अवतल दर्पण हुआ और वक्रता केंद्र बोला था, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर हो गया। ये बताइए वक्रता केंद्र पर रखा है, तो आपको हम बताए होंगे कि यहाँ 3 बनता है, तो यहाँ भी 3 बनता है। तो वक्रता केंद्र पर रखेगा तो उस समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दोस्त बता देते हैं कि इस सेशन से लाइट चैप्टर से जुड़िएगा जरूर। हम लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल लेके आएंगे, वहाँ हम आपको 4 से 5 प्रश्न लेके आवेंगे, और वहाँ हम फिगर बहुत अच्छे से क्या करवा देंगे? ट्राई करवा देंगे। क्या कि फिगर वहाँ बताएंगे तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ फिगर कैसा प्रतिबिंब बना रहा है। तो जरूर हम 5 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन का सेशन लेके आएंगे, वो हम समझाएंगे। क्या कि यहाँ स्पेस नहीं समझा पा रहे हैं, तो क्वेश्चन लाएंगे 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा न्यूमेरिकल का। बाकी उसमें कंसेप्ट हम बताएंगे कि देखिए इस तरीका से ऐसा प्रतिबिंब बनता है, और प्रीवियस पेपर ही लेके आएंगे। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण का 30 डिग्री और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? देखिए आ गया प्रश्न। बोला है कि अब किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण, तो ये बताइए कि अवतल दर्पण बना लीजिए, ये अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। और यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण का 30 डिग्री, मानते हैं कि यहाँ से कोई किरणें आया, अगर मानते हैं फोकस यहाँ 30 डिग्री बना दिया है, तो ये वापस भी लौटेगा कितना से? तो 30 डिग्री से लौटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपतन कोण परावर्तन कोण सीधा याद रखिएगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, तो 30 डिग्री हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में है, इस प्रश्न माफ करिएगा दोस्त, इस प्रश्न में देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? तो मुख्य फोकस आपको हम बताते हैं कि जैसे बोला है कि एक ऐसा बिंदु जो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर जिससे कि प्रकाश की किरणें आते हुए प्रतीत हो रहा है या आ रही प्रतीत होता है। तो ये बताइए कि उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष पर जैसे प्रकाश की किरणें आ रही प्रतीत होता है। यहाँ देखिए मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंब होने के बाद प्रतिपादित होता है, और यह मुख्य बिंदु से इस पर उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझिएगा, हम समझा देते इसको कैसे हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो ये बताइए, बोला है आपसे गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस के बारे में। ये बताइए गोलाकार दर्पण जब खींचिएगा तो ये गोलाकार दर्पण हुआ, और ये हो गया पोल और ये हो गया फोकस। समझिएगा, एक प्रमुख अक्ष, तो देखिए ये है जो प्रमुख अक्ष है, ये क्या है? अक्ष है। एक बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंब। अभी बताइए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आया है,
ठीक है। मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण समांतर प्रतिबिंब होने के बाद पारित होता है और यह मुख्य बिंदु पर इस बिंदु पर उत्पन्न होती दिखाई देती है और ये जो आता है वो फोकस पर होते हुए पार करता है। तो यही बोला है कि यह प्रमुख, क्या कि आपसे फोकस के बारे में बोला है, तो यह प्रमुख अक्ष पर एक बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समांतर, देखिए प्रमुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण प्रतिबिंब होने के बाद पारित होता है और यह मुख्य बिंदु पर इस बिंदु से उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ से भी उत्पन्न होकर यहाँ जाएगा और इसी तरीके से फिर समांतर ही वापस लौट जाएगा। तो यहाँ से भी निकल सकता है फोकस से और इस समांतर आते हुए फोकस पर भी मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है बोला कि सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण की फोकस बिंदु ए पर रखे किसी बिंब की प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होता है। समझिएगा ये क्वेश्चन बिहार दरोगा 2019 का ही प्रश्न पूछा था। ये बताइए कि बिंब का मतलब होता है वस्तु, याद रखिएगा, बिंब का मतलब वस्तु और प्रतिबिंब का मतलब होता है जो प्रतिबिंब वस्तु का बना है। अब ये बताइए सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण का बोला है, तो देखिए ये अवतल दर्पण ये हो गया पुल, ये हो गया फोकस और एक क्या हो गया इस सेंटर हुआ। अब बोला है कि अगर फोकस बिंदु पर रखे किसी वस्तु, तो ये बताइए वस्तु यहाँ रखा हुआ है, अगर वस्तु अगर मानते हैं कि वस्तु अगर यहाँ रखिएगा तो हम बोले थे कि फोकस पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा और सबसे बड़ा बनेगा। अब देखिएगा अनंत पर किसमें दिया हुआ है, इसमें बोला कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से, बोला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से बहुत छोटा बनता है, छोटा नहीं बड़ा बनेगा, क्योंकि अंत में बन रहा है। ठीक है, कंसेप्ट होगा तो आपको जरूर पता चलेगा, ना तो अगर कुछ भी लाइट का चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो समझ में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन सेशन लाएंगे न्यूमेरिकल को वहाँ समझाने का प्रयास करेंगे। बोला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर और सी पर बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर भी नहीं बनेगा। फिर समझिएगा अगला बोला है कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था प्लांक ने। कौन दिया था, तो प्लांक ने दिया था। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि बादलों का रंग सफेद के कारण क्या है। तो प्रकाश, बादलों का रंग सफेद का कारण है प्रकीर्णन। ये इसका कंसेप्ट भी हम बताएं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग क्या होता है, तो सफेद होता है। बादलों का रंग सफेद होता है प्रकीर्णन के कारण। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि लेंस में नाभिकीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। बोला है कि लेंस में नाभिकीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र के ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो फोकल लेंथ या नाभिकीय लंबाई कहा जाता है। फोकल लेंथ या लंबाई कहा जाता है। जैसे ये बताइए, ये हो गया लेंस में नाभिकीय बिंदु हो गया और फोकल पॉइंट हो गया और एक केंद्र हो गया, तो इसको क्या कहा जाता है, तो फोकल और नाभिकीय लंबाई कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोकल लेंथ या नाभिकीय लंबाई कहा जाता है। बोला है कि प्रकाश के एक पुंज का द्रव में तैरता कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे ये बताइए कि आप एक गिलास में पानी ले लीजिएगा और इसमें छोटे छोटे कण जो होता है, छोटे छोटे कण होता है और इससे जब प्रकाश गुजारिएगा तो ये प्रकाश है जो बिखरना शुरू कर देगा, प्रकाश बाहर निकलेगा जो बिखरना शुरू कर देता है। तो यही प्रकाश का टिंडल प्रभाव कहलाता है, यही प्रकाश का टिंडल प्रभाव कहलाता है। आपको हम बता देते हैं कि ये प्रकीर्णन की घटना के साथ भी घटता है, प्रकीर्णन के साथ भी घटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि अवतल लेंस देखिएगा, बोला है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कहाँ निकलेगी। बोला है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कहाँ निकलेगी। आपको हम बता देते हैं कि अवतल लेंस का हम फिगरे बना देते हैं, ऑप्शन दूसरा पेज में जाएगा। जैसे ये बताइए कि अवतल लेंस हो गया, आपको पता है कि ये हो गया मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, ये फोकस हो गया, ये फोकस है। अगर हम बात करते हैं कि ये हो गया फोकस, तो अगर यहाँ से प्रकाश जब निकालिएगा तो प्रकाश है जो सीधे भागेगा और प्रकाश सीधे निकल जाएगा, तो यहाँ से काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा कहाँ, तो ये फोकस पर बनाता है। कहाँ बनाता है, तो फोकस पर बनाता है। तो यही प्रश्न आपको पूछा गया है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत, देखिए यही प्रतीत होता है,
जो देख रहे हैं ना, यही प्रतीत होता है। मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कहाँ निकलेगी? तो वो फोकस से होकर निकलेगी। कहाँ से? तो फोकस से होकर निकलेगी। तो ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में दिया गया है, बोला है कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, इसमें बोला है कि वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उसको क्या हम कहते हैं? जैसे जो वस्तुएं जो अपना स्वयं रोशनी उत्पादित करते हैं उसे चमकदार वस्तु कहते हैं। जैसे आपको बता देते हैं कि सूर्य हो गया, बाती जलता हुआ मोमबत्ती हो गया, वो सबका खुद का प्रकाश होता है। तो उसी तरीक़ा से चमकदार जो वस्तुएं होता है वही बोला है कि अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है, तो कौन सा होता है? तो चमकदार वस्तु होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला है कि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? तो आपको पता है कि घास का रंग हो या कोई भी कलर हो, हरा तभी दिखाई देता है जब वो कलर है जो हमारे आंखों पर परिवर्तित किया जाता है। तो प्रश्न में बोला है अगला फर्स्ट ऑप्शन में कि हरे रंग का प्रकाश वापस हमारी आंखों पर परिवर्तित करती है। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको पता है कि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, हरा दिखाई दे रहा है, एक मतलब है कि जो कलर आया है जो हमारे आंखों पर परिवर्तित कर रहा है, कौन सा? तो हरे कलर का। तो बोला हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परिवर्तित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला है कि किस वर्ष में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? बोला है कि किस वर्ष ने ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो 1676 में मापा था। अगर हम बात करते हैं कि प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश के बारे में अगर बात करेगा तो प्रकाश के बारे में बोला था कि प्रकाश एक कण है। प्रकाश एक कण है। तो कण के बारे में कौन बोला था? तो बोला था न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश एक कण है। जबकि हाइजन के अनुसार प्रकाश एक तरंग है। हाइजन के अनुसार प्रकाश एक तरंग है और न्यूटन के अनुसार प्रकाश एक कण है। एक कण को साबित कौन किया था? तो आइंस्टीन ने साबित किया था। आइंस्टीन ने साबित किया था। और कब साबित किया था? तो 1905 में साबित किया था। और इसीलिए इनको परावैद्युत सिद्धांत पर उसका नोबेल प्राइज दिया गया था 1921 में। 1921 में परावैद्युत सिद्धांत के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। कब? तो 1921 में दिया गया था। फिर हम बात करते हैं कि हाइजन तरंग के बारे में। तो आपको पता है कि तरंग को साबित कौन किया था? तो यंग ने साबित किया था। तरंग को साबित कौन किया था? तो तरंग को साबित किया था यंग ने। अगर बोलेगा कि बताइए कि हाइजन ने बताया कि प्रकाश एक तरंग है और इसको साबित कौन किया? तो साबित किया था यंग ने। जो साबित किया था, अगर हम बात करते हैं तो साबित किया था यंग ने। और कौन सी विधि से? तो व्यक्तिकरण की विधि से, व्यक्तिकरण मेथड से साबित किया था। अगले प्रश्न देखिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देना वाली एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू हो जाता है? बोला है कि सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई क्यों देता है? तो कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, या अपवर्तन की वजह से होता है, या प्रकाश के प्रकीर्णन के प्रभाव से होता है, और ये बोलता है कि यह लंबन पैरेलल त्रुटि की वजह से होता है। तो आपको पता है कि बोला है कि सूर्य की रोशनी जो हरे रंग का दिखाई देता है वो कपड़ा के लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देता है। क्यों? तो काले रंग का दिखाई जो देता है वो आपको पता है कि कपड़ा का रंग तरंग आयाम की पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। कपड़ा का लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में बोला है कि आवर्धक, अगले प्रश्न में बोला है कि आवर्धक शीशा होता है, आवर्धक शीशा होता है, तो आवर्धक शीशा कौन सा होता है? तो उत्तल लेंस होता है। आवर्धक शीशा होता है उत्तल लेंस। अगर उत्तल दर्पण का बात करेगा तो ओनली काल्पनिक, ये जो प्रतिबिंब बनाता है वो बनाता है काल्पनिक, ये प्रतिबिंब कैसा बनाता है? तो काल्पनिक बनाता है, काल्पनिक, काल्पनिक के साथ साथ बनाता है सीधा, और सीधा के साथ साथ बनाता है छोटा, छोटा। एक ही प्रतिबिंब बनेबे करता है। उत्तल दर्पण काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आपको अवतल लेंस भी यही घटना देखने को मिलता है। जो उत्तल लेंस में, उत्तल दर्पण में देखने को मिलता है, वही अवतल लेंस में काल्पनिक, सीधा और छोटा। अगर अवतल दर्पण और उत्तल लेंस का बात करेगा तो इसमें, अवतल दर्पण का अगर बात करेगा तो इसमें वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है, काल्पनिक, काल्पनिक भी बनता है, और साथ में बड़ा, छोटा, बड़ा, छोटा और बराबर प्रतिबिंब बनता है, बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आवर्धक शीशा क्या होता है? तो उत्तल लेंस बनाता है। आवर्धक शीशा उत्तल लेंस बनाता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन सा विभाजित कर सकता है? सूरज की रोशनी को उसके संघटक में, मतलब संघटक के रंगों में कौन सा विभाजित कर सकता है? तो प्रिज्म कर सकता है। कौन करेगा? तो प्रिज्म विभाजित कर सकता है। आपको पता है कि कौन करेगा? तो प्रिज्म करेगा। प्रिज्म का अगर बात करिएगा तो आपको पता है कि आइजैक न्यूटन ने जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश गुजारा था, प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश जब यहाँ से गुजारा था तो ये 7 रंगों में विभक्त हो गया था, 7 रंगों में विभक्त हो गया था, 7 रंगों में विभक्त हो गया था। तो वही बोला है कि सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन सा विभाजित करता है? तो विभाजित करता है कौन? तो प्रिज्म करता है। अगर यहीं से प्रश्न बोलेगा कि बताइए कि सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस में देखने को मिलता है? सबसे ज़्यादा अगर प्रकीर्णन पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस में देखने को मिलता है, तो प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है? प्रकीर्णन प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है उसमें, तो बैगनी कलर में, बैगनी कलर में देखने को मिलता है, बैगनी में मिलता है। और तरंगदैर्घ्य सबसे कम सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस में देखने को मिलता है? तो लाल में देखने को मिलता है। तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल में और प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा बैगनी में, प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा बैगनी में और तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल में देखने को मिलता है। बता देते हैं, ये बताइए कि लाल में तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा, तरंगदैर्घ्य का अगर बात करेगा तो सबसे ज़्यादा, लेकिन वही पूछेगा कि बताइए कि प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है? तो बैगनी में, बैगनी में प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि एक साधारण आवर्धक गिलास में निम्न शामिल होता है। एक साधारण आवर्धक गिलास में क्या शामिल होता है? तो ये बताइए कि आवर्धक गिलास का अगर बात करेगा कि एक साधारण आवर्धक गिलास में क्या शामिल होता है? तो छोटी फोकल लंबाई का उत्तल लेंस शामिल होता है, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला है कि एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है वो किसका उदाहरण है? एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है वो किसका उदाहरण है? तो टेढ़ा दिखता है अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण टेढ़ा दिखाता है। डूबी हुई सिक्का भी टेढ़ा तैरता हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चम्मच जो टेढ़ा दिखता है वो किसके कारण दिखता है? तो अपवर्तन के कारण। अपवर्तन की घटना कब होता है? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है। जब एक माध्यम से मानते हैं कि एक माध्यम होकर इस सघन माध्यम मानते हैं और इसको हम मान लेते हैं कि विरल माध्यम है। तो यहाँ से जब प्रकाश जाएगा तो ये अभिलंब की ओर से दूर भागेगा, ये जो अभिलंब है इससे क्या होगा? तो दूर भागेगा। तो यह घटना किस में देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है अपवर्तन किसमें? तो अपवर्तन में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है, बोला है कि हीरे की चमक किसका योगदान नहीं है?
हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? तो देखिएगा कुल आंतरिक परिवर्तन इसका योगदान है। बोला हीरे के उच्च अपवर्तनांक, देखिए हीरे का उच्च अपवर्तनांक जितना चमक बढ़ता है, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है तो ये भी सही है। फिर बोलता है बिखराव, बिखराव भी है, देखिएगा हीरा का बिखराव भी होता है चमक का। हीरे के निम्न अपवर्तनांक सूचकांक, बोला ये गलत है, उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा बोला कि वायु के निरपेक्ष, वायु, बोला कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है? वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना होता है? तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक होता है 1.003। याद करने का तरीका बताते हैं कि लास्ट में जो 3 है तो जीरो भी 3 बैठाइएगा डेसिमल के बाद, जीरो भी 3 बैठाइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना होता है? तो 1.0003 होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? तो रिफ्रैक्टिव है जो गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। रिफ्रैक्टिव गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि निर्वात से एक माध्यम में, निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि किसी भी माध्यम, बोला है कि किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक हमेशा क्या होता है? किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक हमेशा क्या होता है? तो 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है पूर्ण अपवर्तनांक। बोला कि किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? तो 1 से अधिक होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि रात के समय तारों का टिमटिमाना के कारण क्या है? तो रात के समय तारों का टिमटिमाना जो है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन का अगर बात करिएगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन से, जैसे कि देखिएगा सूर्य का लाल दिखना, सूर्य का डूबते हुए सूर्य का लाल दिखना, तो डूबते हुए सूर्य का जो लाल दिखता है वो किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, उसी तरीक़ा से अगर प्रकाश का प्रवर्तन का अगर बात करिएगा तो प्रकाश का परिवर्तन है जो जिस आपतित किरण और परावर्तित किरण जो मतलब कि दर्पण से अगर टकराता है और फिर पुनः वही माध्यम में वापस लौट जाता है, वही कहलाता है प्रकाश का प्रवर्तन। हम बताते हैं आपको कि मानते ही कोई किरणें आया और ये समतल दर्पण पर टकरा कर फिर वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रात के समय तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न है कि किसी माध्यम में, बोलता है कि किसी माध्यम में देखिएगा, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणों के झुकाव को कहा जाता है। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अपवर्तन। किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें के झुकाव को क्या कहा जाता है? तो अपवर्तन कहा जाता है। अगर अपवर्तन का अगर बात करिएगा तो 2 केस यहाँ याद रखिएगा जो हम बता देते हैं आपको, 2 केस इसमें याद रखिएगा। एक सेकंड, ये बताइए कि जैसे मान लेते हैं कि ये विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम है, ये विरल है, और अगर मानते हैं कि ये सघन माध्यम है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ से अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में भेजेगा तो इसको जाना चाहिए था सीधा, कि सीधा ना जाकर यह अभिलंब की ओर झुक जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो क्यों झुकेगा? क्योंकि जो जिस माध्यम से आ रहा था वो विरल था और जिस माध्यम में प्रवेश किया वो सघन है, तो ये बताइए कि वह अभिलंब की ओर झुक जाएगा। लेकिन यही केस एक और हम बताते हैं आपको, अगर यहाँ अगर हम बताइएगा तो ये मानते हैं कि ये हुआ सघन,
ए हुआ क्या, तो सघन, और ए हो गया विरल, ए हो गया विरल। अगर यहाँ से प्रकाश की किरणें अगर भेजिएगा तो विरल रहने के माध्यम से इसको जाना चाहिए था किस माध्यम से, अभिलंब की ओर, लेकिन ये भाग जाता है कहाँ, तो दूर भाग जाता है। तो आपसे प्रश्न में बोलेगा कि बताइए अपवर्तन की घटना के अनुसार बताइए कि सघन माध्यम से अगर किरणें विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर सटेगा या दूर भागेगा। तो सघन से विरल में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से दूर भागेगा, और अगर विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर सटेगा, जो देखिए यहाँ सटा है। तो अपवर्तन की कुछ फैक्ट याद रखिएगा जो बताए हैं, ग्रुप डी में पेपर में आया भी है। ठीक है, अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग एक देरी हो सकती है। आपको बता देते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में जो टाइमिंग का डिफरेंस होता है वो 2 मिनट तक होती है। कितना, तो 2 मिनट का होता है। वही प्रश्न बोला है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग 2 मिनट तक की देरी हो सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि कौन सा विकल्प, बोला है कि कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थ के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है। बोला है कि कौन सा विकल्प है जो कुछ निश्चित पदार्थ के अपवर्तनांक सूचकांक को आरोही क्रम को दर्शाता है। छोटा से बड़ा मतलब कि कम से ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि बर्फ से फिर होता है केरोसिन का, केरोसिन से होता है बेंजीन का, बेंजीन से होता है सेंधा नमक का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न में बोला है कि कौन सा विकल्प है जो कुछ निश्चित पदार्थ के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है, तो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी, बर्फ, केरोसिन, बेंजीन और सेंधा नमक। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, बोला है, इस प्रश्न में देखिएगा, बोला है कि किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। हम बता देते हैं कि अपवर्तनांक का मतलब होता है सघनता, संघनन भी आप कह सकते हैं। अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है, तो संघनन होता है, संघनन होता है। तो अपवर्तनांक का मतलब संघनन, मतलब कि कितना घना घना को हम संघनन बोलते हैं। तो जितना घना होगा उसका अपवर्तनांक भी ज़्यादा होगा। तो ये बताइए कि पेट्रोल के तुलना में, तेल के तुलना में और हीरा के तुलना में सबसे कम होता है किसका, तो हवा का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसके साथ देखने को मिलता है, तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक देखने को मिलता है हीरा के साथ। सबसे ज़्यादा किसके साथ, तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक देखने को मिलता है किसके साथ, तो हीरा के साथ मिलता है। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला है कि जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे क्या कहा जाता है। जिस बिंदु पर सभी किरणें आके मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, तो फोकस कहते हैं। आपको पता है कि जिसे हम अवतल लेंस और उत्तल लेंस, उसी तरीक़ा से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का अगर बात करिएगा तो अवतल दर्पण का अगर फिगर बनाइएगा तो इस तरीक़ा से अवतल दर्पण बनेगा। और ये अवतल दर्पण का हम शेप बनाए हैं। ये बताइए, ये जो है ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस। अगर हम बात करते हैं, ये हो गया फोकस। अगर बात करते हैं तो ये हो गया क्या चीज़, सेंटर। ये हो गया सेंटर। तो अगर हम बात करिएगा कि अगर कोई भी किरणें अगर आती है तो किरणें आती है तो कहाँ मिलती है, आपके फोकस पर मिलती है। कोई भी किरणें अगर आती है तो कहाँ मिलती है, तो फोकस पर मिलती है। ठीक है, तो उसी तरीक़ा से आपसे प्रश्न बोला है कि जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे क्या कहा जाता है, तो फोकस कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहाँ अवतल दर्पण से प्रश्न पूछ लिया जाता है जो हम आपको समझा देते हैं। जैसे मानते हैं कि ये हम अवतल दर्पण का बनाएं और ये अवतल दर्पण है। अगर मानते हैं कि ये हो गया पोल, हो गया, आपको पता है कि ये हो गया फोकस, और ये बताइए कि ये हो गया सेंटर, और ये हो गया अनंत। अगर इस यहाँ से किरणें अगर जाती है तो ये बताइए कि दर्पण से तो टकराएगा। तो दर्पण से टकराता है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाता है। इसको हम बोलते हैं, जो एक खींचा हुआ है इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बोलते हैं, या इसी को प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। लिख लीजिएगा, इसी को प्रधान अक्ष भी बोलते हैं।
इसी को प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष कहिए या प्रधान अक्ष कहिए। अब ये बताइए कि जो भी किरणें अगर अनंत से गया है तो ये किरणें समांतर जाती है, मुख्य अक्ष का फोकस पर आके मिलती है। अगर कोई भी किरण अगर फोकस से निकलती है तो फिर समांतर कहाँ, तो मुख्य अक्ष से वापस निकल जाता है। और ये घटना किसके किसके साथ है, समांतर का केस होता है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के साथ होता है। तो आपसे प्रश्न में सीधा पूछा जाता है, ग्रुप टी का प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि बताइए कि कौन सा है जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें बनाता है, तो एक उत्तल लेंस बनाता है, एक अवतल दर्पण बनाता है। तो याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोकस। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो फोकस। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित होता है। कौन सा दर्पण का प्रतिबिंब सतह पर स्थित होता है। तो ये बताइए कि दर्पण का प्रतिबिंब अगर सतह पर बोल दिया है तो सतह पर किसका होता है, तो पोल का होता है। आपको पता है कि मानते हैं कि गोलीय दर्पण हो गया, ये जो बनाए गोलीय दर्पण हो गया। और ये गोलीय दर्पण जो हम बनाए हैं तो आपको पता है यहाँ पोल होगा, तब पोल होगा तो ये जो सतह का बात कर रहा है कि बताइए कि प्रतिबिंब जो सतह पर बनेगा तो सतह पर तो पोले पर बनेगा। तो यही पूछा भी है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा दर्पण का प्रतिबिंब सतह पर स्थित होता है, तो पोल पर। कहाँ, तो पोल पर। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला कि एक दर्पण का वक्रता, बोला है कि एक दर्पण का वक्रता फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ये बताइए कि एक रिलेशन याद रखिएगा, एफ बराबर r/2। अगर ये कहाँ से आया वो भी आपको हम बता देते हैं कि अगर ले लीजिए अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण लीजिएगा तो ये होता है पोल, ये होता है फोकस, ये होता है फोकस, और ये होता है सेंटर। तो आपको पता है कि सेंटर से अगर पोल के बीच देखिएगा दूरी, ये सेंटर और पोल के बीच दूरी देखिएगा तो वो होता है r। आपको पता है कि रेडियस, जैसे व्यास का आधा करिएगा तो रेडियस मिलेगा। और ये बताइए कि रेडियस के बीच में, सेंटर और पोल के बीच में कौन है, तो फोकस। तो ये बताइए कि एफ अगर निकालना रहेगा तो एफ तो निकाल सकते हैं r/2। एफ बराबर क्या होगा, r/2। तो यहाँ r बराबर क्या निकालिएगा, तो r बराबर यहाँ 2f हो जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा, तो 2f हो जाएगा। r बराबर 2f हो जाएगा, जो राइट आंसर है कि r बराबर 2f। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, बोला कि किसी स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होता है। बोला कि किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, एक आपतित किरण और एक परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होता है। ये बताइए कि ये हो गया समतल दर्पण, बना लेते हैं, ये हो गया समतल दर्पण हो गया। और यहाँ से कोई किरणें आपतित होती है, ये हो गया आपतित, और यहाँ से कोई किरणें फिर परावर्तित होती हैं। और आपको पता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में होता है ये अभिलंब हो गया। तो ये हो गया आपतन कोण, और ये जो हो गया ये हो गया परावर्तन कोण। और तीनों आके कहाँ मिलता है, तो एक ही तल में मिलता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों होता है जो एक ही तल में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि अपवर्तन कोण में या परावर्तन कोण में दोनों की घटना होता है, जो तीनों आके अभिलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण कहाँ मिलता है, तो एक ही सतह पर मिलता है। तो प्रश्न में आपसे यही पूछा गया है कि किसी स्थिति एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर मिलता है तो कौन सा होता है, तो अपवर्तन और परावर्तन दोनों होता है। अपवर्तन और परावर्तन दोनों होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशिक तंतु जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। प्रकाशिक तंतु हो गया, हीरा हो गया, मृचिका का बनना हो गया, वो सब काम करता है किस पर, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। जैसे हीरा का चमकना, हीरा का चमकना हो गया, उसी तरीक़े से मृच का बनना, ये भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो गया। अगर विसरण का अगर बात करेगा तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह, निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह विसरण के कारण होता है। और आपको प्रकीर्णन के बारे में पता ही है कि प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो बैगनी का होता है। प्रकीर्णन मतलब क्षय हो जाना, और सबसे ज़्यादा क्षय किसका होता है, बैगनी का। सबसे कम प्रकीर्णन किसको देखने को मिलता है, तो लाल को देखने को मिलता है। और लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। लाल का तरंगदैर्घ्य का अगर बात करेगा कि लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है।
तो यहाँ से याद रखिएगा। तो ये बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि इस प्रश्न में है, देखिएगा बोला है कि परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या कहलाता है। परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को जो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं वो वास्तविक होता है। आपको हम बता देते हैं कि चाहे तो स्क्रीन पर देखना हो या पर्दे पर उतारा जा सकता है तो ओनली वास्तविक ही उतारा जा सकता है। काल्पनिक है जो पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, इसीलिए बोला कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं तो काल्पनिक नहीं देखेंगे। काल्पनिक का ही दूसरा नाम आभासी है। और सीधा पर नहीं देखेंगे, कहा कि सीधा कौन बनाता है, काल्पनिक बनाता है। तो हम कैसा किस पर देखेंगे, तो वास्तविक पर देखेंगे। कभी भी बोल दे कि कौन सा वास्तविक पर्दे पर उतारा जा सकता है या स्क्रीन पर देखा जा सकता है तो मारिएगा वास्तविक लेंस। कौन सा, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनाएगा वो पर्दे पर उतारा भी जा सकता है और स्क्रीन पर देखा भी जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई क्या है। एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई क्या होती है। चीन प्रपाटी में आपको पता है कि चीन प्रपाटी पढ़े होंगे तो बाईं साइड होता है माइनस और दाहिने साइड होता है प्लस, और इसको माना जाता है पोल, इसको माना जाता है पोल। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हम मान ले उत्तल और अवतल लेके हम देखते हैं कौन सा उत्तल लेंस बोला है, तो आपको पता है कि ये हो गया उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस का हो गया तो यहाँ से देखिएगा तो इसका फोकस हो गया कहाँ, तो ये फोकस हो गया, ठीक है। तो ये फोकस जा रहा है दाहिने साइड, तो ये बताइए कि इसका क्या हो जाएगा, तो धनात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर वही हम अवतल लेंस का अगर बात करिएगा तो अवतल लेंस का आपको पता है कि अवतल लेंस का फोकस होता है बाएं साइड। तो फोकस होता है अवतल लेंस का बाएं साइड, तो बाएं साइड होता है नेगेटिव। अगर पोल से लीजिएगा तो बाएं साइड होता है क्या चीज़, नेगेटिव। तो इसका फोकस जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ से आप एक शब्द में याद कर सकते हैं कि चाहे तो उत्तल लेंस पूछ ले उत्तल लेंस पूछ ले या उत्तल दर्पण पूछ ले, उत्तल दर्पण पूछ ले, दोनों का फोकस क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है। और अगर पूछ ले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण पूछ ले या अवतल लेंस पूछ ले, अवतल लेंस पूछ ले, ये दोनों का फोकस क्या होता है, तो नेगेटिव होता है। ये याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु के उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। यहाँ कंसेप्ट अगर आप पढ़े होंगे उत्तल लेंस के बारे में तो हम यहाँ शॉर्ट में हम बता देते हैं, जिससे कि मानते हैं कि ये उत्तल लेंस का हम बनाए फिगर। तो उत्तल लेंस का ये हो गया मुख अक्ष, ठीक है। ये यहाँ से अगर देखिएगा तो ये होता है F1, ये हो गया F1। अगर यहाँ बातें करिएगा तो ये हो गया 2F2, ये 2F1 हो गया, ये हो गया जो 2F1 हो गया, और ये हो गया अनंत। उसी तरीक़ा से अगर बात करेगा तो यहाँ होता है F2, यहाँ होता है 2F2 और यहाँ हो गया अनंत, यहाँ जो हो गया अनंत। अगर वस्तु को यहाँ रखिएगा 1 नंबर पर तो आपको प्रतिबिंब कहाँ देखने को मिलेगा, तो फोकस F2 पर देखने को मिलेगा, F2 पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ बनेगा, यहाँ हो जाएगा 1 नंबर। उसी तरीक़े से अगर अनंत और 2F1 के बीच में रखिएगा यहाँ वस्तु 2 नंबर, अगर मानते हैं कि ये 2 नंबर रखे हैं तो आपका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा 2 नंबर पर, ये बन गया 2 नंबर पर। अगर मानते हैं 2F1 पर रखे हैं 3 नंबर तो यहाँ भी बनेगा कितना, तो 3 नंबर। उसी तरीक़ा से अगर बात करिएगा कि अगर 2F1 और F1 के बीच में रखेगा 4 नंबर तो इसी तरीक़ा से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा 4 नंबर। अगर मानते हैं कि रखिएगा F1 और ये पोल हो गया, यहाँ जो दिए पोल हो गया, इसके बीच में रखिएगा 5 नंबर, इसके बीच में रखिएगा, अच्छा 1 मिनट, हाँ 4, 1 सेकंड। अगर हम बात करते हैं देखिएगा, अगर हम यहाँ 5 रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब 5 नंबर का यहाँ बन जाएगा। तो इसी तरीक़ा से एक यहाँ मिस हुआ है जो रख के दिखा देते हैं आपको। अगर मानते हैं कि 3 नंबर हुआ तो ये बताइए कि फोकस और यहाँ रखेगा 2F1 और F1 के बीच में रखेगा 4 नंबर, तो आपको बनेगा कहाँ, तो यहाँ बनेगा 4 नंबर। अगर F1 पर रखेगा 5 नंबर तो बनेगा अनंत पर कौन सा, तो 5 नंबर। उसी तरीक़ा से अगर F1 और पोल के बीच में रखेगा 6 नंबर,
तो आपका प्रतिबिंब लेंस के पीछे बन जाएगा कहाँ, तो 6 नंबर। तो इसी तरीक़ा से ये बताइए, पूछा है कि सामने कहाँ बना है, उत्तल लेंस के सामने कहाँ बना है, तो 2f1 पर जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना है, तो 2f2 पर बना है, 2f2 पर बना है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब बना है वो 2f1 पर बना है, 2f1 पर रखा, मतलब किसी वस्तु को प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, तो 2f1 पर रखना पड़ेगा। अब इस समझिएगा, इसका हम क्लास एक्स्ट्रा लेके आवेंगे न्यूमेरिकल का, तब समझा देंगे, कारण कि यहाँ लिखना थोड़ा क्वेश्चन पर पता आपको नहीं चल रहा है, तो हम न्यूमेरिकल लाएंगे तो समझा देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2f1। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि अवतल लेंस का नाभिकीय लंबाई क्या होती है। तो आपको हम अभी बताएं कि अवतल लेंस का भी नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा, तो ऋणात्मक होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि जब वस्तु को पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। बोलता है कि जब वस्तु को कहाँ रखा जाए तो अभिसरण लेंस में, अभिसरण लेंस का मतलब कौन सा लेंस हो गया, तो उत्तल लेंस हो गया, उत्तल लेंस का बात कर रहा है। तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा जब कहाँ रखेगा, तो वस्तु को फोकस पर रखेगा। वस्तु को अगर फोकस पर रखिएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा, और अनंत पर बना हुआ प्रतिबिंब कंसीडर नहीं किया जाता है। आपको बता देते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब को भी कंसीडर नहीं किया जाता है और अनंत पर बना हुआ प्रतिबिंब को भी कंसीडर नहीं किया जाता है। तो उत्तल लेंस में अनंत पर प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु को फोकस पर रखेगा, फोकस बिंदु पर रखेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो अनंत पर बनता है। इसलिए बोला है कि जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, मतलब वही काल्पनिक मान लिया जाता है कि जो अनंत पर बना हुआ प्रतिबिंब को नगण्य मान लिया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला है कि जब कोई भी वस्तु उत्तल लेंस के पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा बनाता है। अभिवर्धित, आभासी, अभिवर्धित मतलब बड़ा और आभासी मतलब काल्पनिक और सीधा बनाता है। तो बताइए कि कहाँ वस्तु को रखिएगा उत्तल लेंस में, तो आपको आवर्धित मतलब बड़ा होना चाहिए, आभासी होना चाहिए और सीधा होना चाहिए, सीधा प्रतिबिंब होना चाहिए। तो फिर से हम एक फिगर बना देते हैं, समझने की कोशिश करिएगा, काहे कि यहाँ बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये जैसे बना दिए उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस यहाँ बनाए तो ये हो गया पोल, ये हो गया पोल, मानते ये हो गया F1, ये हो गया F2F1 और ये हो गया अनंत। उसी तरीक़ा से ये बताइए कि ये हो गया F2, यहाँ हो गया 2F2 और यहाँ हो गया अनंत। आपसे आवर्धित बोला है, तो जब वस्तु को 2F1 और पोल के बीच में यहाँ रखिएगा, अगर हम मानते हैं वस्तु को ये पोल और F1 के बीच में यहाँ अगर वस्तु रखिएगा तो प्रतिबिंब आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ बनाता है कैसा, तो काल्पनिक बनाता है, काल्पनिक बनाता है, काल्पनिक के साथ साथ सीधा बनाता है और सीधा के साथ साथ बड़ा बनाता है। तो बड़ा को ही हम कहते हैं आवर्धित, आभासी को ही कहते हैं काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाया। तो कहाँ पर रखना पर, तो आपको प्रतिबिंब कहाँ रखना पड़ेगा, तो प्रतिबिंब आपको F1 और O के बीच में, मतलब F1 और O के बीच में रखना पड़ेगा। F1 और O का मतलब ये हो गया कि पोल के बीच और F1 के बीच रखना पड़ेगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है, बोला कि आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण की आवर्धन होना चाहिए। बोला है कि आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए, तो धनात्मक होना चाहिए। आभासी मतलब काल्पनिक और सीधा छवि को दर्पण का कैसा होना चाहिए, तो ये बताइए कि आभासी कौन बनाता है और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए कौन सा, तो धनात्मक होना चाहिए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगर यहाँ समझा देते हैं, क्या कि यहाँ कुछ समझने का भी पॉइंट है, आपको हम बता देते हैं कि आभासी का अगर केस में लीजिएगा तो M को 2 प्रकार के बनता है। इसमें अगर माइनस में बनता है, ऋणात्मक में, तो प्रतिबिंब देखने को मिलता है कौन सा, तो काल्पनिक वास्तविक देखने को मिलता है, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा बनता है, उल्टा। अगर मानते हैं आवर्धन माइनस में चला आया तो आपको प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। अगर आवर्धन प्लस में आ गया, आवर्धन प्लस में आ गया तो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक, काल्पनिक। अगर बात करिएगा तो कैसा बनता है, तो काल्पनिक, और काल्पनिक के साथ साथ क्या बनता है, तो सीधा बनता है, काल्पनिक के साथ साथ सीधा बनता है। जैसे आपको हम समझा देते हैं एग्जाम्पल लेके, जैसे ये बताइए कि आवर्धन जैसे मानते हैं कि -2 आ गया, तो ये पूछेगा कि कैसा प्रतिबिंब आवर्धन पर बनेगा, तो -2 मतलब कि वास्तविक बनेगा,
कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। उसी तरीक़ा से अगर मानते हैं कि आवर्धन अगर +2 आ गया तो इस केस में क्या बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा। क्या काल्पनिक बनेगा, और काल्पनिक के साथ साथ हमेशा क्या बनता है, तो सीधा बनता है। तो ये भी याद रखिएगा। और यही प्रश्न आपसे पूछा भी गया है कि बताइए कि आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होना चाहिए। तो आवर्धन क्या होना चाहिए, आभासी मतलब होता है काल्पनिक, तो धनात्मक होना चाहिए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है, इस प्रश्न में देखिएगा, बोला है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती है कि एकमात्र घटना कौन सी हुआ है। बोला कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और इस साबित करती है कि एकमात्र घटना कौन सी हुआ है, तो ध्रुवीकरण हुआ है। आपको हम बता देते हैं कि ध्रुवीकरण एक पूछता है और एक आपसे विवर्तन पूछता है। दो को तुलना आप करके हम बता देते हैं आपको, और यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। एक पूछता है विवर्तन, एक पूछता है विवर्तन, और एक पूछता है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण पूछता है, एक ध्रुवीकरण पूछता है, एक विवर्तन। विवर्तन की घटना जो होता है वो ध्वनि के साथ होता है, और ध्रुवीकरण का घटना होता है प्रकाश के साथ। याद रखिएगा, मतलब ध्रुवीकरण का मतलब ये होता है कि किसी खास दिशा में भेजना, खास दिशा में भेजना, खास दिशा में भेजना। तो ये बताइए, ध्वनि को आप खास दिशा में नहीं भेज सकते हैं, लेकिन विवर्तन का घटना होता है ध्वनि के साथ। और इसका एग्जाम्पल भी आपको हम बता देते हैं कि विवर्तन का मतलब ये होता है कि जैसे बंद कमरे में कोई इंसान अगर बात कर रहा है, कोई व्यक्ति बात करता है, तो उसका ध्वनि बाहर निकल सकता है लेकिन प्रकाश बाहर नहीं निकलता है। तो घटना किसके साथ हुआ, तो ध्वनि के साथ घटना हो गया, लेकिन प्रकाश के साथ नहीं हुआ। ध्रुवीकरण कहता है कि किसी खास दिशा में भेजना। तो किसी खास दिशा में आप प्रकाश को भेज सकते हैं, ध्वनि को नहीं भेज सकते हैं, तो उसके साथ ध्रुवीकरण के साथ कौन हो गया, तो प्रकाश हो गया। और जब प्रकाश, पता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है, तो जब प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होगा तो ध्रुवीकरण भी अनुप्रस्थ का पालन करेगा। तो यही प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा भी गया है कि एक प्रकाश एक अनुप्रस्थ है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती है कौन साबित करता है, तो ध्रुवीकरण साबित करता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो यह क्या हो सकता है। ये बताइए, 2 डायोप्टर है, कौन सा डायोप्टर है, तो आपको दिया है +2 डायोप्टर। यहाँ याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कौन सा डायोप्टर दिया है, तो +2 डायोप्टर दिया है। आपको पता है कि P बराबर होता है 1/8 जब मीटर में हो, और अगर P बराबर बताइए कि 100/8 कब होता है, जब सेंटीमीटर में हो। पहला बात ये बताइए कि फोकस किसका पॉजिटिव आवेगा, जिसका फोकस आवेगा प्लस उसका डायोप्टर भी मिलेगा, शक्ति भी मिलेगा प्लस, और जिसका फोकस होगा निगेटिव उसका शक्ति भी मिलेगा निगेटिव। तो ये बताइए प्लस आया है, तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्लस देखने को मिलता है अवतल, इसमें भी नहीं देखने को मिलता है। अगर हम बात करेंगे तो अवतल में तो दिखने को मिलता ही नहीं है। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण आ गया है। अब दो को फंसाया है कि लेंस होगा कि दर्पण होगा, लेंस होगा कि दर्पण होगा। अब ये बताइए कि लेंस दिया है तो दर्पण तो हो नहीं सकता है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि अवतल लेंस के माफ करिएगा एक सेकंड, बोला कि अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कहाँ निकलेगी। अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कहाँ निकलेगी, तो बिना विचलन के निकल जाएगी, बिना विचलन के। आपको हम बता देते हैं कि जैसे ये बताइए, ये हो गया कौन सा, तो अवतल लेंस हुआ, और ये अवतल लेंस से अगर प्रकाश भेजेगा, एक सेकंड, ये हो गया मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष के समांतर जैसे कोई प्रकाश अगर गया तो ये तो बिखरेगा, तो ये तो इस साइड भागेगा, और यहाँ से ये निकलेगा तो ये साइड निकलेगा, और इसी तरीक़ा से यहाँ जो बना ये तो परिवर्तित हो गया, तो ये हो गया फोकस। लेकिन आपसे ये प्रश्न में नहीं पूछा, आपसे प्रश्न ये पूछा कि ये बताइए कि ये अवतल लेंस है, और अवतल लेंस से अगर मानते हैं केंद्र है, और यहाँ से अगर प्रकाश अगर गुजारिएगा तो केंद्र से गुजरेगा तो सीधे पार हो जाएगा, बिना किसी विचलन के निकल जाएगा, बिना किसी विचलन के केंद्र से निकल जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगा, तो बिना किसी विचलन के निकल जाएगा। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से
पीड़ित लोगों के द्वारा किया जाता है। लेंस का कौन सा लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों को द्वारा किया जाता है। आपको बताए थे कि निकट में कितने शब्द आता है, तो 3 को आता है, तो उपचार कितने को मिलेगा, तो 4। बताइए कि उपचार हमेशा क्या होगा, तो बड़ा होगा। तो 3 से 4 शब्द खोजिए। तो बेलनाकार का तो कोई कहानी नहीं है। ये बताइए उत्तल अवतल भी नहीं होगा। एरा में 3 शब्द हैं, तो इसका हो जाएगा कौन सा, तो अवतल लेंस का उपयोग कर सकते हैं। अगर बोल देगा कि ठीक है बताइए दूरदृष्टि दोष में किसका उपयोग कर देंगे, तो दूरदृष्टि दोष में यहाँ 2 शब्द है, तो यहाँ 2 है, तो इसका उपचार 3 होगा। 3 कौन सा होगा, तो उत्तल लेंस होगा। ठीक है, आप बताते हैं कि उत्तल और अवतल लेंस आती है। दूर दृष्टि और निकट दृष्टि होता क्या है। निकट दृष्टि दोष में बोलता है कि निकट की वस्तु दिखता है, दूर की वस्तु नहीं दिखता है, ये निकट दृष्टि दोष हो गया। और दूर दृष्टि दोष बोलता है कि दूर की वस्तु दिखता है, निकट की वस्तु नहीं दिखता है, वो हो गया दूर दृष्टि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसे क्या कहते हैं। अब ये हम बताए हैं कि बोला है कि एक विकार जिसमें एक व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख रहा है, एक मतलब उसका कौन सा दोष है, तो निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष है, निकट के दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है। और निकट दृष्टि दोष को हम कहते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं, तो इसको हम मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को हम क्या बोलते हैं, तो मायोपिया कहते हैं, इसको मायोपिया कहते हैं। और अगर दूर दृष्टि पूछ लेगा तो दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, हाइपोमेट्रोपिया बोलते हैं। हाइपोमेट्रोपिया बोलते हैं, तो यही लिख देते हैं, यहाँ दिया हुआ है आपको। हम बोले हैं कि निकट दृष्टि दोष को बोलेगा मायोपिया। अगर हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष को हम बोलते हैं मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, और हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष को। तो ये बताइए कि निकट दूर की वस्तु तो नहीं दिख रहा है लेकिन निकट को दिख रहा है, तो कौन सा होगा, तो निकट दृष्टि दोष होगा। इसको हम बोलते हैं मायोपिया। याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दूर दृष्टि से जो पीड़ित व्यक्ति है उसका प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है। मतलब रेटिना से क्या बनता है, तो रेटिना के पीछे बन जाता है, रेटिना के पीछे बनता है। किसको, तो दूर दृष्टि दोष को। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो रेटिना के पीछे बनता है। आपको हम समझा देते हैं कि जिसे मानते हैं ए, जिसे ई आँख का हम फिगर बनाएं और आपको पता है कि ए होता है रेटिना, इसको क्या बोलते हैं, तो रेटिना बोलते हैं। और ये बताइए कि यहाँ लगा हुआ रहता है लेंस, यहाँ जो लगा हुआ रहता है वो लेंस रहता है। एक हम बता रहे हैं फिगर जो जहाँ तक बन रहा है वहाँ तक हम बता देते हैं। ये हो गया रेटिना। अगर आपको प्रतिबिंब रेटिना से अगर पहले बन जाता है, यहाँ अगर प्रतिबिंब बन गया तो इसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अगर रेटिना से पीछे बन गया, इन्ने बन गया, तो इसको हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। तो इसीलिए लिया जाता है कि रेटिना से पीछे अगर बनता है तो दूर दृष्टि कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो उसको कौन सा किया जाता है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ये बताइए 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा, जिसे ये बता बाइफोकल जो होता है कि दोनों से है, निकट दृष्टि दोष भी होल है और दूर दृष्टि दोष भी होल है, तो उसको बोलते हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर दृष्टि से पीड़ित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, जो लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न में देखिएगा 100 नंबर में बोला गया है कि एक गोलाकार दर्पण पतली गोलाकार लेंस प्रवर्तक में 20 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई होती है। ऐसे परिदृश्य में कौन सा सत्य होने की संभावना है। तो ये बताइए कि जो पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर फोकल लंबाई है, तो ये बताइए एफ दे दिया -20 सेंटीमीटर है, एफ क्या दिया, तो -20 सेंटीमीटर दिया है। तो ये बताइए कि फोकस तो नेगेटिव में नहीं होता उत्तल का, यहाँ भी नहीं होगा, ये बताइए यहाँ भी नहीं होगा, तो आप सीधे काट सकते हैं कि जब भी होगा तो दोनों अवतल में, चाहे तो अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, फोकस उसका होता नेगेटिव, और इसका ऑप्शन हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और इसका फैक्ट के साथ साथ हम कुछ समझाने का भी प्रयास किए हैं।
इससे भी बेस्ट हम कंटेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो प्रीवियस पेपर हो और उससे रिलेटेड क्या प्रश्न बनेगा वो भी हम बताते जा रहे हैं। तो इस सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।